शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। हिंदी सिनेमा के वो अभिनेता जिन्हें हम सदी के महानायक के नाम से जानते हैं। विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ जॉन, माँ का नाम सुहासिनी जॉन। 1970-80 के दौर में एंग्री यंग मैन के नाम से तहलका मचाने वाले वो एक्टर जिन्होंने अपने 6 दशक के करियर में वो सब कुछ मुमकिन कर दिखाया जो नामुमकिन सा लगता है। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जा। इलाहाबाद के एक जाने माने कवि हरिवंश राय बच्चन के घर में पैदा हुए वो शख्सियत जिनकी फिल्मों में शुरुआत भले ही निराशाजनक रही, लेकिन फिर इन्होंने जो कामयाबी हासिल की उसका मुकाबला आज तक कोई और एक्टर नहीं कर पाया और ये आज भी फिल्मों में उसी शिद्दत से काम करते नजर आते हैं। नो योर ऑनर, उससे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो या आपकी अपनी बीवी क्यों ना, नो मीन्स नो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों के शहंशाह ने इस कामयाबी को हासिल करने में जिन लोगों से मदद ली उनमें से ज्यादातर से इन्होंने रिश्ता तोड़ लिया और उनके बुरे वक्त में उनके काम नहीं आए। डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। हाँ, क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। क्या आपको पता है कि इनके अपने सगे भाई जिन्होंने इनके एक्टर बनने से लेकर सुपरस्टार बनने और बिजनेस खड़ा करने में भी इनका पूरा साथ दिया, अमिताभ ने उनसे भी रिश्ता तोड़ लिया और सालों तक उनसे बात भी नहीं की। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? और क्या आप यकीन करेंगे कि चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का इनका कोई सीनियर या दोस्त रहा हो, इनकी प्रेमिकाएं रही हों या फिर राजनीति में इनको सत्ता का सुख दिलवाने वाले इनके पॉलिटिकल साथी रहे हों, लगभग सभी ने इनके एहसान फरामोश होने की बात कही और इनके इस रवैये से काफी आहत हुए। तेरे जैसा यार तो क्यों दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत माने जाने वाले इतने बड़े स्टार पर इतने लोगों को धोखा देने का आरोप लगा और इनके करीबियों ने भी कई बार इनके लिए बुरा भला कहा। आज खुश तो बहुत होगे तुम, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया। बताएंगे इनसे जुड़ी ये तमाम कहानियां, आप बने रहिए हमारे साथ। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज के अपने शो में हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे फेमस, चर्चित और सुपरस्टार एक्टर अमिताभ बच्चन की। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। तो आज हम इनके स्टारडम, इनकी किसी चैरिटी या फिल्मों की बात नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ उन कहानियों को बताएंगे जिन्होंने दावा किया कि अमिताभ बच्चन एक एहसान फरामोश शख्स हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। तो क्या है इसके पीछे की हकीकत, चलिए जानते हैं। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कहते हैं कि अमिताभ से धोखा खाने वालों की लिस्ट में फिल्म इंडस्ट्री के कई नाम जुड़े, जिन्होंने बुरे वक्त में इनकी मदद की, लेकिन फिर अमिताभ ने उन्हें या तो डिच कर दिया या फिर उनके एहसानों का सिला नहीं दिया। आज इतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। इनमें एक नाम है जाने माने कैरेक्टर आर्टिस्ट और डायलॉग राइटर कादर खान का, जिनके निधन के बाद उनका एक पुराना टीवी इंटरव्यू वायरल हुआ। उस क्लिप में कादर खान ने ये बताया था कि उन्हें एक फिल्म से सिर्फ इसलिए बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अमिताभ बच्चन को सर कहकर संबोधित नहीं किया था। मैंने कहा यार वो तो अमित है, सर जी कब से हो गया? हाँ, वी कॉल हिम सर जी। तो मेरे मुंह से निकला नहीं सर जी, वो सर जी का न निकलना, मैं निकल गया उस ग्रुप में से।
इतना ही नहीं, इसके बाद कादर खान को खूब अपमान और सजा का सामना भी करना पड़ा और आगे उन्हें अमिताभ बच्चन की किसी भी फिल्म में काम करने या डायलॉग लिखने का मौका नहीं दिया गया, जिसके पीछे अमिताभ ही थे। इस लिस्ट में अगला नाम है जाने माने फिल्म मेकर प्रकाश मेहरा का, जिन्होंने जंजीर फिल्म में अमिताभ को वो मौका दिया जिससे इनके करियर की फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला थमा और इनकी गिनती वास्तव में एक एक्टर के तौर पर होने लगी। यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं, शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूं। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूं। लेकिन फिर अमिताभ इतने आगे बढ़ गए कि महानायक बन गए और उसी प्रकाश मेहरा से इनके संबंध खराब हो गए। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब अमिताभ ने उनका फोन उठाना भी बंद कर दिया। मैंने बड़े बड़े मुजरिमों को टूटते देखा है। मैं 1000 साल तक तुमसे पूछता रहूंगा और तुम्हें बताना होगा। इससे पहले सुनील दत्त साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिन्होंने अमिताभ को साल 1971 में अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में वहीदा रहमान के बराबर का रोल दिया था। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसी फिल्म के बाद बाकी के कुछ फिल्म मेकर्स ने भी अमिताभ को अपनी फिल्मों में कास्ट करना शुरू किया, जिससे इनके करियर की गाड़ी आगे बढ़ी। लेकिन फिर क्या हुआ, अमिताभ के रिश्ते सुनील दत्त साहब से भी खराब हो गए। चलिए अब इससे भी थोड़ा पीछे चलते हैं। जानकार बताते हैं कि जब कोलकाता से अपनी नौकरी छोड़कर अमिताभ फिल्मों में किस्मत आजमाने मुंबई आए थे, तो कई रातें मुंबई के मरीन ड्राइव के फुटपाथ पर गुजारी थी। पर इसी अमिताभ को रहने के लिए एक्टर महमूद ने पनाह दी। इतना ही नहीं, महमूद ने 1972 में अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ को एज अ लीड एक्टर कास्ट भी किया और इनके करियर को भी पटरी पर लाने की भरसक कोशिश की। लेकिन अमिताभ ने उनका भी कोई एहसान नहीं माना और जब महमूद को जरूरत पड़ी तो अमिताभ ने पल्ला झाड़ लिया। भाई साहब, आप तमीज से बात नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपसे कितनी तमीज से बात कर रहा हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि इस सीट का पैसेंजर कहाँ है। भाई साहब, अब तक आपने मुझसे इतने प्यार से बात ही नहीं किया। महमूद ने तो खुलकर अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही भी थी कि वो एक तरह से अमिताभ के सेकंड फादर बने थे, लेकिन बुरे वक्त में अमिताभ ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। महमूद कहते थे, अमिताभ, जो तुमने मेरे साथ किया और किसी के साथ मत करना। मेरे बाद वफा का धोखा किसी और को मत देना। लोग करेंगे जिक्र तेरा तो सर मेरा झुक जाएगा। और जब अमिताभ ने महमूद साहब से ही कोई मतलब नहीं रखा तो भला उनके बेटे से क्या रखते। इसीलिए जब महमूद साहब के बेटे लकी अली ने 90 के दशक में अपने एक म्यूजिक वीडियो सॉन्ग की लॉन्चिंग में अमिताभ से मदद मांगी तो अमिताभ ने उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। तब अमिताभ के प्रोडक्शन हाउस ABCL से लकी थोड़ी हेल्प चाहते थे। उनकी कहानी शुरू हुई जब वो मुंबई आए, सड़कों पर सोते थे, तो अपने घर में महमूद ने रखा ही नहीं बल्कि पहली फिल्म बनाई बॉम्बे टू गोवा अरुणा ईरानी जी के साथ। पहले निर्देशक थे एस रामानाथन। या एस रामानाथन अपनी जमानत फिल्म को पूरा करने के चक्कर में उनके बंगला का चक्कर काटते काटते मर नहीं गए। या महमूद का यूट्यूब अब भी जीवंत नहीं है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि अमिताभ, तुमने मेरे साथ जो किया और किसी के साथ नहीं करना। महमूद के बाद फिर नाडियाडवाला के बाद अमजद खान के बाद मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा, जादूगर और तूफान का झगड़ा, और उसके बाद उन दोनों व्यक्तियों के साथ कभी भी फिल्म में काम न करने का निर्णय। चलिए अब इनके सगे छोटे भाई को इनसे मिले धोखे की भी बात कर लेते हैं। बताया जाता है कि अमिताभ के एक्टिंग करियर की शुरुआत का क्रेडिट काफी हद तक इनके भाई अजिताभ बच्चन को जाता है, जिन्होंने अमिताभ की फोटोज को प्रोड्यूसर्स के पास भेजना शुरू किया था और फाइनली ये सेलेक्ट हुए थे। आगे चलकर अजिताभ अपने एक्टर भाई के मैनेजर बन गए और इनके रुपए पैसे, फिल्में करने और छोड़ने का फैसला लेना सब कुछ देखने लगे। लेकिन जब अमिताभ ने पॉलिटिक्स का रुख कर लिया तो नाराज होकर अजिताभ लंदन चले गए और पत्नी के साथ मिलकर वहां अपना बिजनेस खड़ा किया। लेकिन जब बोफोर्स स्कैम में अमिताभ बच्चन का नाम आया तो इसका बुरा असर अजिताभ के बिजनेस पर भी पड़ा और उन्हें लंदन छोड़कर बेल्जियम जाना पड़ा।
हालांकि बाद में रिश्ते सुधरे और आगे चलकर जब अमिताभ ने अपनी कंपनी ABCL खोली तो उसमें अजिताभ को भी पार्टनर रखा, लेकिन कुछ ही साल में ये कंपनी भी डूब गई। इस वजह से भी दोनों भाइयों के बीच और दूरी बढ़ गई। और जिस वक्त का ये मामला है उस वक्त उनका आर्थिक प्रबंधन उनके छोटे भाई अनुज श्री अजिताभ बच्चन देखते थे। तो उनका पहला बयान है कि मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है। यह बयान भी थोड़ा सपाट बयान नहीं था। इसका तात्पर्य है कि कुछ है दाल में काला, कि हमारे नाम का इस्तेमाल हुआ होगा लेकिन हम इससे भीगे नहीं हैं। बताया जाता है कि उस समय सिर्फ पिता हरिवंश राय बच्चन के सामने ही दोनों भाई एक दूसरे से बात करते थे और उनके निधन के बाद खटास इतनी बढ़ गई कि भाइयों में बातचीत भी बंद हो गई। फिर तो घर के बड़े फंक्शंस में भी सगे भाई अजिताभ शामिल नहीं होते थे। फिर काफी बाद में साल 2012 में ये दोनों साथ दिखे। मेरा भाई है और आइंदा उसके बारे में से बात की तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। इनके करीबी जानने वाले बताते हैं कि इस रिश्ते की कड़वाहट में अमिताभ ही ज्यादा कसूरवार थे, जिन्होंने हमेशा अपने भाई से सिर्फ फायदे ही लिए और इनके स्टारडम का फायदा भले अजिताभ को नहीं मिल सका, लेकिन अमिताभ की वजह से उन्हें कई बार नुकसान जरूर झेलना पड़ा। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अमिताभ बच्चन के बहुत करीबी दोस्त रहे अमर सिंह का, जिन्होंने पॉलिटिक्स में अमिताभ बच्चन के लिए तब नए रास्ते खोले थे जब अमिताभ को वास्तव में मदद की सख्त जरूरत थी। लेकिन कुछ साल बाद अमर सिंह से भी अमिताभ के रिश्ते खराब हो गए। फिर एक बार अमर सिंह ने अमिताभ पर अपनी पूरी भड़ास निकालते हुए BBC से एक खास बातचीत में कहा, अमिताभ को मैं अपने परिवार का मानता था। मैंने बुरे वक्त में उनकी मदद की, लेकिन उन्होंने बुरे समय में मेरी तरफ देखा भी नहीं। उनके परिवार ने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया और अमिताभ ने ऐसा केवल मेरे साथ ही नहीं किया बल्कि गांधी परिवार के साथ भी किया। अमिताभ बच्चन की 3 पीढ़ियों के संबंध गांधी परिवार के साथ थे, जो कि अब नहीं रहे। लेकिन अमर सिंह ने सिर्फ अमिताभ ही नहीं बल्कि जया बच्चन को लेकर भी कई खुलासे किए। अमर सिंह के मुताबिक अमिताभ ने कहा कि जो आचरण जया बच्चन ने आपके साथ किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन आप ये गलती कर रहे हैं कि जया को राजनीति में ले जा रहे हैं। वो स्थिति प्रज्ञ महिला नहीं है, वो अपनी किसी एक बात पर कायम नहीं रहती हैं। अमर सिंह के मुताबिक अमिताभ ने जया के कई उटपटांग कारनामे गिनवाए और अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। अमर सिंह ने आगे कहा कि अमिताभ ने कभी खुशी कभी गम के सेट पर सार्वजनिक रूप से जया बच्चन द्वारा की गई अपनी बेइज्जती का भी जिक्र किया और इस घटना के बाद उन्होंने कसम खाई कि वो उनके साथ कभी अभिनय नहीं करेंगे। मेरा पति सिर्फ पति, परमेश्वर नहीं। नंदिनी, अमर सिंह के मुताबिक अमिताभ बच्चन एक अलग घर प्रतीक्षा में रहते हैं, जया बच्चन एक अलग घर में रहती हैं और अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक तीसरे घर में अलग रहते हैं। यानी एक छोटे से परिवार के 3 लोग 3 जगह रहते हैं। ये बात जग जाहिर है जिसे पूरी मुंबई जानती है। फिल्मी गलियारे के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब अमिताभ बच्चन चौतरफा कर्ज में डूबे हुए थे तो बड़े बड़े बिजनेसमैन और टाइकून से हेल्प मांगी, लेकिन तब किसी ने इनकी तरफ देखा भी नहीं। उस वक्त यश चोपड़ा ने इनकी मदद की, जिसे अमिताभ ने भी कई बार बताया था। लेकिन अमर सिंह ने इन दोनों को लेकर भी एक और दावा किया और कहा कि मुझे याद है कि मोहब्बतें की शूटिंग के बाद अमिताभ आते थे तो यश चोपड़ा की खूब बुराइयां करते थे। वो बड़े दुखी रहते थे कि शाहरुख खान को इस फिल्म में ज्यादा तवज्जो मिल रही है और लगता है कि अब हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं। इन फिल्म मेकर्स में एक नाम फरहान अख्तर का भी है, जिन्होंने अमिताभ के एटीट्यूड से तंग आकर एक बार कह दिया था, निर्देशक मैं हूं आप नहीं, आप अपने काम से काम रखिए। खैर, इसके अलावा भी अमिताभ पर कई लड़कियों को भी धोखा देने या उनके साथ बुरा करने का आरोप समय समय पर लगता रहा, जिसमें अपनी पत्नी जया भादुड़ी को शादी में चीट करने का गंभीर आरोप तो जग जाहिर था ही, जिसे अमिताभ सालों तक बेशर्मी से करते रहे। लेकिन इसके साथ ही रेखा और परवीन बॉबी को भी धोखा देने और उनके साथ बदसलूकी करने का आरोप अमिताभ पर लगा। कहा जाता है कि इन दोनों से ही अमिताभ ने लंबे समय तक रिश्ता रखा और फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से इन्हें छोड़ दिया। देखो रेखा, तुमने जो कुछ चाहा तुम्हें मिल गया। मैंने भी दिल में दौलत की ख्वाहिश की थी, वो मुझे मिल गई। हम दोनों ने जो चाहा वो हमने पाया।
लेकिन हद तो तब हो गई जब पत्नी जया भादुड़ी को खुलेआम धोखा दे रहे अमिताभ बच्चन ने अपनी गर्लफ्रेंड रेखा को भी चीट करना शुरू कर दिया और फिल्म लवारिस में साथ काम कर रही एक ईरानी डांसर से इश्क फरमाने लगे। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। उस समय के कई अखबारों ने प्रमुखता से ये खबर छापी कि जब अमिताभ बच्चन के इस अफेयर के बारे में रेखा ने उनसे एक दिन सवाल पूछ दिया तो अमिताभ बच्चन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और लवारिस फिल्म के ही सेट पर सबके सामने उन्होंने गुस्से में रेखा को थप्पड़ जड़ दिया। आपको ये कहानी विस्तार से आज भी कई बड़े न्यूज पोर्टल्स पर मिल जाएगी। मेरी जिंदगी बर्बाद करके भी तुम चुप नहीं रहे। हाँ तो जाओ ना, जाओ गले में हाथ डाल के रंजीत मलिक के साथ डांस करो। हाँ करो भी, जो करती हो। जबान संभाल कर बात करो। यानी अमिताभ तब शायद खुद को इतना बड़ा स्टार समझने लगे थे जो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है और कोई इनसे सवाल नहीं पूछ सकता। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? बता दें कि इस धोखे वाले मुद्दे पर अमिताभ ने एक इंटरव्यू में भी इसी तरह अपना आपा खो दिया था। इस बात का खुलासा पत्रकार करण थापड़ ने अपनी किताब डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी में किया है, जिसमें करण थापड़ ने बताया था कि जब अमिताभ बच्चन से इंटरव्यू में इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पूछा गया तो ये काफी ज्यादा भड़क गए थे। अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी परवीन बॉबी ने साल 1989 में अमिताभ बच्चन पर इल्जामों की झड़ी लगा दी। उन्होंने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े गैंगस्टर हैं और उनके गुंडों ने मुझे किडनैप करके एक सुनसान टापू पर रखा था, जहां पर मेरे कानों के पीछे ऑपरेशन करके एक ट्रांसमीटर लगा दिया गया था। परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन पर केस भी किया, जिसमें दावा किया कि अमिताभ उन्हें जान से मरवा देंगे। हालांकि कोर्ट में साबित ना हो पाने की वजह से इस मामले में अमिताभ बच गए थे और बाद में परवीन बॉबी को मानसिक रूप से बीमार करार देकर उनके दावे को हल्का कर दिया गया। हालांकि परवीन को वास्तव में कोई मानसिक बीमारी थी या उनकी बातों में कुछ सच्चाई थी, ये अब कहना मुश्किल है, जिससे इस पार्टिकुलर केस में अमिताभ को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। तो सिर्फ धोखा ही नहीं बल्कि कुछ लोगों का करियर बर्बाद करने या उन्हें फिल्म से बाहर करवाने के आरोप भी अमिताभ पर लगे। 90 के दशक में स्टार टीवी पर अमूल इंडिया नाम से एक शो आता था, जिसमें एक्ट्रेस पूजा बेदी ने एक बार अमिताभ का इंटरव्यू लिया। इसमें मजाक में उन्होंने अमिताभ से इनके बालों और दाढ़ी के अलग अलग कलर को लेकर एक सवाल पूछ दिया। इस पर अमिताभ बच्चन भड़क गए। उन्होंने घर जाने के बाद चैनल हेड को फोन किया और इस एपिसोड के टेलीकास्ट पर ही रोक लगवा दी। इतना ही नहीं, चैनल पर दबाव डालकर अमिताभ ने पूजा बेदी को उस शो से भी बाहर करवा दिया। ये पूरी घटना खुद पूजा बेदी ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी और साथ ही अमिताभ को बिग बुली बुलाते हुए एक लंबा चौड़ा ओपन लेटर भी लिखा था, जिसमें कहा था कि मैंने आपसे ऐसा क्या पूछ लिया जो आप नाराज हो गए। आपसे ना मैंने बोफोर्स स्कैम के बारे में पूछा, ना ABCL के बारे में पूछा और ना ही आपके अफेयर्स के बारे में पूछा। मैंने तो सिर्फ बालों के डाई के बारे में पूछा था, जिसके कारण आपने मेरा इंटरव्यू रुकवा दिया। इसमें एक नाम शामिल है शक्तिमान और महाभारत सीरियल फेम मुकेश खन्ना का, जिन्होंने 80 के दशक में एक विज्ञापन में काम किया था जो बहुत फेमस हो गया। उस एड को फिर थिएटर में फिल्मों के बीच में चलाया जाने लगा। मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक दफा जब अमिताभ बच्चन अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने थिएटर में गए थे और वो एड चलने लगा तो काफी नाराज हो गए और कहा कि साला कॉपी करता है। दरअसल ये बात मीडिया में फैल गई और मुकेश खन्ना के हाथ से कई फिल्में छिन गईं और लोगों ने उन्हें ये कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया कि ये तो अमिताभ बच्चन की कॉपी करता है। इसी तरह 1980 के दशक में अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा का किस्सा रहा। दरअसल तब इन दोनों एक्टर्स ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। कहा जाता है कि अमिताभ तब शत्रुघ्न सिन्हा के फिल्म में होने से असुरक्षित महसूस करने लगे थे, जिसके कारण उन्होंने कई फिल्मों में शत्रुघ्न सिन्हा के रोल को कटवा दिया। एक बार तो अमिताभ ने शत्रुघ्न सिन्हा की जमकर पिटाई भी कर दी।
जिसका खुलासा खुद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में किया है। इसी तरह राज बब्बर ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अमिताभ ने उन्हें रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति और प्रकाश मेहरा की फिल्म नमक हलाल से बाहर करवा दिया था, जिससे उनके करियर को बड़ा नुकसान हुआ। राज बब्बर के मुताबिक अमिताभ को चालें चलने और फिल्म मेकर्स को ब्लैकमेल करके फिल्में हासिल करने में महारत हासिल था। ये तो कुछ चर्चित कहानियां थीं जिनकी चर्चा हमने अपने आज के एपिसोड में की। इसके अलावा भी कई छोटे बड़े आरोप अमिताभ बच्चन पर समय समय पर लगते रहे और अमिताभ अपने करीबियों के कंधों पर पैर रखकर ऊंचाइयां चढ़ते रहे। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपने। हम ये नहीं कह सकते कि अमिताभ ने अपनी जिंदगी में किसी की मदद नहीं की होगी या किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं किया होगा, जरूर किया होगा, लेकिन इनके 6 दशक के करियर में इनसे जुड़े ये नकारात्मक किस्से उन अच्छे कामों पर हावी रहे जिनकी चर्चा हमने आज के इस एपिसोड में की। हमारा मकसद किसी को डिफेम करना नहीं, बल्कि ये बताना है कि जिन्हें करोड़ों लोग अपना आइडल मानते हैं, उनकी ये ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो अपने फॉलोअर्स के सामने एक मिसाल पेश करें, वरना गलतियां तो हर इंसान करता है। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा वो भी लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।